नमस्कार। चलिए आज ना भाषा की सबसे बुनियादी ईंटों को समझते हैं। मतलब संज्ञा। ये वही शब्द हैं जिनसे हम अपनी दुनिया की हर चीज को, हर इंसान को और यहाँ तक कि हर एहसास को एक नाम देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब भाषा के पास ऐसा क्या सिस्टम है कि वो हमारे आसपास की हर हर चीज को, चाहे वो दिखाई दे या सिर्फ महसूस हो, एक एकदम सटीक नाम दे पाती है। बस इसी सिस्टम को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पिछले सवाल का ना एक बहुत ही सीधा सा जवाब है संज्ञा। जी हाँ, यही वो शब्द है जो पूरी भाषा की नींव बनाते हैं, हर एक चीज को अपनी एक पहचान देते हैं। तो इसकी सबसे आसान परिभाषा क्या हो सकती है? देखिए, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई इंसान, किसी स्थान यानी कोई भी जगह, किसी वस्तु मतलब कोई भी चीज, या फिर कोई भाव जैसे कोई एहसास या विचार, बस उसी के नाम को कहते हैं। है ना, बिल्कुल आसान। और मजे की बात यह है कि ये परिभाषा सीधे उन्हीं नोट्स से ली गई है जिनका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ देखिए, साफ साफ लिखा है कि कैसे संज्ञा का मतलब है संसार के सभी नाम, जैसे लड़का, पक्षी, प्रेम या घृणा। अब संज्ञा को ना और आसानी से समझने के लिए चलिए इन्हें दो बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट लेते हैं। पहला ग्रुप उन चीजों का जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, और दूसरा दूसरा उनका जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये स्लाइड देखिए, यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है दृश्य संज्ञाएं, जिन्हें तकनीकी भाषा में मूर्त संज्ञा भी कहते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर। और दूसरी तरफ है अदृश्य यानी अमूर्त संज्ञाएं, जैसे प्यार, गुस्सा। इन्हें हम देख थोड़ी ही सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इन दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर भी जो हमारे सोर्स नोट्स हैं, वो संज्ञा को 5 और खास प्रकारों में बांटते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य और विशेष नामों के बीच के फर्क की। इसे ना ऐसे समझिए जैसे हम किसी मैप पर जूम इन कर रहे हों, एक पूरी कैटेगरी से हटकर किसी एक खास चीज पर फोकस कर रहे हों। तो ये जो जातिवाचक संज्ञा है, ये एक जनरल लेबल जैसा है। मतलब ये किसी एक चीज का नाम नहीं है, बल्कि उस जैसी सभी चीजों के पूरे ग्रुप या कह लीजिए क्लास का नाम है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम कहते हैं नदी, तो हम दुनिया के किसी भी नदी की बात कर सकते हैं, है ना? तो ये नदी शब्द हुआ एक सामान्य यानी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही हम उस नदी को एक खास नाम दे देते हैं, मान लीजिए गंगा या यमुना या गोदावरी, तो बस हम उस जनरल कैटेगरी से बाहर निकलकर एक खास पहचान पर आ जाते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ये किसी एक अनोखे खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का अपना नाम है। तो अब बात बिल्कुल साफ है, नदी जातिवाचक है पर गंगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ये तो हुए दो प्रकार। चलिए अब अगले दो प्रकारों की तरफ बढ़ते हैं। ये वो हैं जो भाषा को, ग्रुप्स को और मटेरियल्स को नाम देने में मदद करते हैं। इस टेबल में देखिए कितना बढ़िया समझाया है। एक है समूहवाचक संज्ञा, मतलब एक पूरे कलेक्शन या समूह के लिए एक शब्द, जैसे सेना जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, या फिर गुच्छा। और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किसी सब्सटेंस या मटेरियल का नाम है, जैसे सोना, पानी, लकड़ी। तो अब तक हमने 4 प्रकार देख लिए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब बारी आती है 5वें और आखिरी प्रकार की, जो हमें वापस उन अदृश्य चीजों की दुनिया में ले जाता है जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और ये है भाववाचक संज्ञा। याद है, शुरू में हमने अदृश्य संज्ञा की बात की थी। बस ये उसी कैटेगरी का एक खास टाइप है। ये नाम है किसी गुण का, जैसे शत्रुता, किसी भावना का, जैसे सुख, या किसी अवस्था का, जैसे बचपन। तो ठीक है, हमने 5 प्रकार समझ लिए, लेकिन भाषा हमेशा इतनी सीधे साधे नियमों पर नहीं चलती। कभी कभी ना ये कैटेगरीज बड़े मजेदार तरीकों से अपनी जगह बदल लेती हैं। ये उदाहरण देखिए, हमारे सोर्स नोट से ही है। आज घर घर में रावण है। अब वैसे तो हम जानते हैं कि रावण एक खास व्यक्ति का नाम था, मतलब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इस वाक्य में रावण का मतलब उस एक व्यक्ति से नहीं है। नहीं, यहाँ रावण एक तरह के इंसान का प्रतीक बन गया है, मतलब कोई भी बुरा व्यक्ति। तो हुआ क्या,
एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह काम कर रही है। कमाल है ना भाषा। और ये जो अदला बदली है ये दोनों तरफ से होती है। जैसे नेताजी, अब ये तो एक सामान्य जातिवाचक शब्द है, लेकिन ये एक खास व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के लिए व्यक्तिवाचक बन गया। और दूसरी तरफ रावण का उदाहरण तो हमने देख ही लिया कि कैसे एक व्यक्तिवाचक नाम पूरी जाति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए स्लाइड पर, यह है संज्ञा का पूरा फैमिली ट्री एक ही जगह पर। यह हमारे सोर्स नोट्स से लिया गया पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे ये सारे मुख्य प्रकार और उप प्रकार एक साथ मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इस पूरी बातचीत से क्या बातें याद रखने चाहिए? पहली बात, संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द। दूसरी, इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दिखने वाले और न दिखने वाले। तीसरी बात, इनके 5 मुख्य प्रकार हैं। और चौथी और सबसे मजेदार बात, ये नियम फिक्स नहीं है, इन्हें रचनात्मकता के लिए तोड़ा और मोड़ा जा सकता है। और यहीं पर मैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हमने देखा कि संज्ञा के नियम कैसे बदल सकते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि भाषा में और कौन-कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां नियम सिर्फ एक शुरुआत होते हैं, अंत नहीं।